Hello student, in this video we're going to talk about the cardiovascular system of pharmacology. Means यहाँ पे हम आज फार्मा के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फार्मा में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है यानी कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होती है उनमें कौन कौन सी ड्रग मेनली यूज होती है। सो यहाँ पे जो बेसिक ड्रग्स होती है ये 5 ड्रग्स होती हैं जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आती है, एंटी एंजाइनल ड्रग आती है, ड्रग यूज इन एमआई होती है, ड्रग यूज इन सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। इन्हीं 5 ड्रग से हम पूरा कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है, ये जो डिजीज होती है उसको हम ट्रीट करते हैं। ओके, तो इस सेशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो हर एक जो हमारी ड्रग है उसका एक अपना मेन क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म होता है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, तो ये सेशन काफी लंबा हो सकता है, बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं सेशन में। तो आज जो पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। एंटी मींस अगेंस्ट, हाइपरटेंसिव मींस हाइपरटेंशन, ड्रग मतलब दवा। ओके, ऐसी दवा या ऐसी मेडिसिन जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट दी जाती है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन बेसिकली क्या होता है? एलिवेटेड बीपी होता है, यानी ब्लड का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल से जब ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो ड्रग होती है वो कैसे काम करती है? जो एलिवेटेड बीपी होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ना कि बीपी को कम करने का काम करती है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो 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 पेशेंट लेते हैं या जिनको दी जाती है वो किस लिए दी जाती है? जो बीपी है उसको कम करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो किस लिए हम देते हैं? जो भी एलिवेटेड बीपी होती है यानी सामान्य से यानी नॉर्मल से बढ़ी हुई बीपी को कम करने के लिए जो दवा का हम इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, उस दवा को या उस मेडिसिन ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट शो किया हुआ है। इस चार्ट में मैंने जो भी नॉर्मल बीपी पैरामीटर होते हैं वो मैंने मेंशन किया है। साथ में मैंने ये दिखाया है कि जो स्टेज फर्स्ट का हाइपरटेंशन में कितना बीपी होता है, सेकंड में कितना होता है, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव जो कंडीशन होती है उसमें कितना बीपी होता है। ठीक, तो ये पूरा चार्ट है, ये आपको क्लियर कर देगा कि एक नॉर्मल रेंज कितनी होती है बीपी की और किस कंडीशन को या फिर किस रेंज को हम किस किस कंडीशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। राइट? सो जो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ेंगे, जितनी भी हम ड्रग पढ़ने वाले हैं उनका ये 3 ही काम है। कोई भी ड्रग पढ़ेंगे ये इस 3 मैकेनिज्म पे वर्क करेगी, यानी ये जो मैकेनिज्म है उस पे वर्क करेगी। या तो वो किडनी पे वर्क करेगी, जो भी हम दवा पढ़ेंगे आपको भी इतना याद रखना है कि हम जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेंगे या तो वो किडनी पे वर्क करेगी, या तो वो हार्ट पे वर्क करेगी, या तो वो ब्लड वेसल पे वर्क करेगी। यानी इन्हीं तीनों पे वो वर्क करके बीपी को कम करने का काम करेगी, एलिवेटेड बीपी को कम करने का काम करेगी। राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ड्रग से। अब देखिए इसमें हमें कितनी ड्रग पढ़नी है। हमने देखा कार्डियोवैस्कुलर में हमें 5 ड्रग पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला हम एंटी हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमें 9 ड्रग्स पढ़नी है, यानी 9 दवा के बारे में पढ़ना है। ओके, सबसे पहला है ACE इनहिबिटर। हो सकता है यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसे आए जो आपको समझ में ना आ रहे हो, बट जब फर्दर क्लास आगे प्रोसीड होगी तो आपको ये सारे शॉर्ट फॉर्म क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो ड्रग है वो हमारा ACE इनहिबिटर है। देन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है। देन डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक। ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके बारे में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ेंगे। यानी इतनी सारी ड्रग के बारे में हमें क्या करना है, किस कहाँ पढ़ना है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ACE इनहिबिटर के बारे में। तो ACE इनहिबिटर को डिस्कस करने से पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि कैसे होता है, और ये जो हमने पीछे अभी जितनी भी ड्रग्स देखी है वो किस तरीके से कहाँ पे काम करती हैं। ये जब चार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी ड्रग की मैकेनिज्म बहुत इजी हो जाएगी आपके समझने के लिए। तो थोड़ा सा फोकस करने की यहाँ पे नीड है। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर हमारा हार्ट है और ये हमारी वेसल है।
ओके। नॉर्मली क्या होता है, ब्रेन से सिंपैथेटिक फ्लो होता है और वो सिंपैथेटिक फ्लो क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। अब इसको हम किसके प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, ऐसे पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं जिसका सॉरी बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक। अब ऐसा पेशेंट हमारे पास है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, यानी अगर ऐसा पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, यानी उसके ब्रेन से सिंपैथेटिक फ्लो तो बराबर आ रहा है, ठीक, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कार्डियक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो सिंपैथेटिक फ्लो है अगर ज्यादा हो रहा है तो ये कार्डियक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से जो कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इस कार्डियक एक्टिविटी की वजह से जो कार्डियक आउटपुट होगा पेशेंट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ है, यानी जो ब्लड है उसमें प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर अराइज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी पेशेंट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी ड्रग्स हम यूज करेंगे। अब बहुत सारी ड्रग में डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट में कौन सी कंडीशन है और किस कंडीशन से बीपी अराइज हुआ है, उस टाइप की ड्रग को या उस क्लासिफिकेशन की ड्रग को हम पेशेंट को एडवाइस कर देंगे। ओके। एक ड्रग हमारी और थी जो शायद मिस हो गई है पिछली स्लाइड में, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग। ओके। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेन पे जो दवा काम कर रही है, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो 9 टाइप की जो ड्रग्स पढ़ी, उसमें से एक ड्रग है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग क्या करेगी, आपको पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, ब्रेन है, ब्रेन से सिंपैथेटिक फ्लो हुआ, कार्डियक आउटपुट बढ़ा है, यानी हमको कार्डियक आउटपुट रोकने की जरूरत है। अब या तो हम हार्ट के फंक्शन को रोक दें या तो ब्रेन के फंक्शन को रोक दें। हार्ट के फंक्शन को तो अभी नहीं रोक सकते हम, हार्ट का फंक्शन रुका यानी ब्लड पंप नहीं होगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यानी ब्रेन के जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसको हम रोक सकते हैं। तो हमने क्या किया, पेशेंट को एक ऐसी दवा दे दी जो ब्रेन के सिंपैथेटिक फंक्शन को कम कर दे रहा है, और जब सिंपैथेटिक फंक्शन कम होगा तो यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है यानी कार्डियक आउटपुट जो हो रहा है पेशेंट का वो भी कम हो जाएगा। राइट। तो इसके लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो ड्रग होती है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग, जो कहाँ एक्ट करती है, जो ब्रेन पे एक्ट करती है, यानी ऐसी ड्रग जो ब्रेन पे एक्ट करके सिंपैथेटिक फ्लो को रोक देती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग। क्लियर। अब या तो ये वाली ड्रग हम यूज कर लें जिससे हमारा जो सिंपैथेटिक फ्लो है वो कम हो जाए, कार्डियक आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। या मान लीजिए हम ये ड्रग नहीं दे रहे हैं पेशेंट को, हमने दूसरी ड्रग दे दी बीटा ब्लॉकर। जो हमने दूसरी ड्रग पढ़ी है, जो नौ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना ड्रग के, ये सारे वही ड्रग्स हैं जिसका हम एक ओवरऑल मैकेनिज्म देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक। तो जो दूसरी ड्रग है हमारी वो है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर क्या होती है, ये बीटा ब्लॉकर बेसिकली बीटा सेल्स जो होती है, रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है। ओके। तो ये भी क्या करती है, बेसिकली जो हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं ये भी हमारी कार्डियक कॉन्ट्रलिटी को इंक्रीज करती है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन पावर को इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन उतना ज्यादा ब्लड पंप होगा, उतना ज्यादा ही प्रेशर अराइज होगा वेसल पे। तो क्या होगा, जो ये बीटा ब्लॉकर है, जो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ये बीटा ब्लॉकर जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। और जैसे ही रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, जो कार्डियक कॉन्ट्रलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो अराइज हो रहा था वो भी प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। देन उसके बाद है अल्फा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर। इसको डिस्कस करने से पहले हम अल्फा ब्लॉकर पढ़ लेते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर क्या होता है, अल्फा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मेनली आर्टरीज जो होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब इनमें जो हमारे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये वेसो कॉन्ट्रिक्शन का काम करते हैं। राइट। यानी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो प्रेशर ज्यादा अराइज होगा। जैसे अभी इतना बड़ा ल्यूमेन है, सपोज ये एरिया जो है, जो मेरे हाथ के बीच का एरिया है वो ल्यूमेन है। अब ल्यूमेन को अगर हम छोटा कर देंगे तो यानी फ्लूइड तो उतना ही है ना, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा ना, जो हमारे साइड की वॉल्स है उसमें प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा ना। इसलिए ये जो अल्फा ब्लॉकर सॉरी अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं, यानी नैरो करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो वेसल
सेल्स होते हैं। लेकिन जब हम इसके अगेंस्ट कोई दवा देते हैं, यानी अल्फा ब्लॉकर देते हैं, यानी ऐसी दवा जो अल्फा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगी, तो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा नहीं, और कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा। कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो वेसोडाइलेशन हो जाएगा, इफेक्ट जो होगा हमारा वेसोडाइलेटरी इफेक्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से बीपी रिड्यूस हो जाएगी पेशेंट में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वेसोडाइलेटर। ये डायरेक्टली क्या करेगा, वेसल्स पे जाके वेसल्स को डायलेट करने का काम करेगा, जो नैरो ल्यूमेन है उसको बड़ा करने का काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे है अल्फा बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या कर रहा था, रिसेप्टर पे काम कर रहा था। बीटा ब्लॉकर क्या कर रहा था, कार्डिक आउटपुट को कम करने का काम कर रहा था, राइट। तो ये दोनों ही जब फंक्शन एक ड्रग काम करेगी तो उसको हम अल्फा बीटा ब्लॉकर बोलेंगे। क्लियर। देन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आप सबको पता है कैल्शियम जो होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ये कैल्शियम वेसल्स में प्रेजेंट होता है, हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है, वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं उसमें मेनली ये प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ताकि कैल्शियम का जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाए, ज्यादा जो आयनिक चेंज हो रहा है, यानी कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज ऑफ कैल्शियम क्या हो जाए, इनिबिट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन ना हो, राइट। देन है डायूरेटिक। डायूरेटिक डायरेक्टली क्या करेगी, किडनी पे वर्क करेगी, यानी जो हमारी किडनीज है उस पे जो वर्क करने का काम करती है जो दवा, उसको डायूरेटिक कहते हैं। ये ड्रग बेसिकली किडनी पे वर्क करके कार्डियक सॉरी जो यूरिन आउटपुट है उसको ये इंक्रीज कर देती है। यानी ऐसे पेशेंट आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो मेडिसिन लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं और बार बार यूरिन पास करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते हैं। क्यों, ऐसे पेशेंट में मतलब जो ड्रग्स चलती है, जैसे कि अगर डायूरेटिक चल रही है तो डायूरेटिक क्या करती है, डाई मतलब ज्यादा, यूरेटिक मतलब यूरिन, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। बॉडी से जो बॉडी फ्लूइड होता है, मतलब जो एक्सेस बॉडी फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो ये दवा क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो यूरिन के रास्ते ये जो भी जो वाटर हमारे बॉडी में एक्सेस एक्यूमुलेटेड है उसको ये बाहर निकालने का, एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। देन यस, आगे की ड्रग पढ़ने के लिए हमें रास सिस्टम समझने की जरूरत है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम समझने की जरूरत है। बाकी ड्रग्स तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट की 2 ड्रग हमारी बची है। ओके, सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें और एनाटॉमी को समझने की जरूरत पड़ेगी। आप सबको पता है कि लिवर से एक एंजाइम निकलता है जिसको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। ओके, ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से निकलता है, हमारे लिवर से निकलता है। और लिवर से इसका निकलने का क्या काम है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें उनके फॉर्मेशन में, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। क्लियर। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम साइड इफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल है वो कम हो रहा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो एंजियोटेंसिनोजन वहां से हार्मोन निकलता है, सॉरी यहाँ पे एंजाइम निकलता है। ठीक, अब ये एंजाइम ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बीपी बढ़ाने के लिए, ये एंजाइम अपना किस लिए निकल रहा है कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए। अब क्या होता है, जो किडनी होती है, किडनी के जो बीटा सेल्स होते हैं, मैंने बताया बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही में किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो बीटा सेल्स होती है वहां से रेनिन का प्रोडक्शन होता है। रेनिन, आप सबको पता है, जब आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आप सब वाकिफ होंगे सबसे कि रेनिन क्या होता है। तो वहां से रेनिन का प्रोडक्शन होता है। किस कंडीशन में रेनिन का प्रोडक्शन होता है, जब भी बॉडी में जब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, बीपी कम हो जाती है, उस कंडीशन में बीटा सेल से रेनिन का प्रोडक्शन होता है। ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन जो टेंसिनोजन एंजाइम है इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ओके, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ से जो लंग्स है, हमारा लंग्स से एक एंजाइम और निकलता है जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। एक बार फिर से समझेंगे कि लिवर से एक एंजाइम निकला
और ये एंजाइम क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। अब ये रेनिन कब निकलता है, किडनी की बीटा सेल से निकलता है। और किस कंडीशन में निकलता है, जब भी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उस कंडीशन में रेनिन का प्रोडक्शन होता है। और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर लंग्स से क्या निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, इस फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजियोटेंसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी को एलिवेट करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, जो जो भी सोडियम और पोटेशियम सॉरी सोडियम और वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली जो बीपी बढ़ती है वो इसके वजह से बढ़ती है, किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन सेकेंड की वजह से बढ़ती है। और इंडिकेट कौन कर रहा है, यहाँ से किडनी इंडिकेट कर रही है बीपी फॉल हो रही है, इसलिए रेनिन का प्रोटेक्शन करवा रही है अपनी बीटा सेल से। तो जैसे ही ये स्टेप आएगा, यानी एंजियोटेंसिन सेकेंड जो फर्स्ट है वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीपी अपने आप ही रेज हो जाएगी। लेकिन पेशेंट में क्या है, बीपी पहले से बढ़ी हुई है, तो हम कहाँ कहाँ से बीपी को रोक सकते हैं। एक तो हम यहाँ से रोक सकते हैं कि हमने लंग्स से क्या किया, इस एंजाइम को रोक दिया, तो यहाँ से ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, तो ये यहीं पे रह के बीपी, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बीपी को नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए बीपी यहाँ से नहीं बढ़ेगी। या फिर हमने क्या किया, रेनिन से जो ये निकल सॉरी किडनी से जो रेनिन निकल रहा है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जब ना रेनिन निकलेगा और ना ये कन्वर्ट होगा फर्स्ट से, और ना आगे की प्रोसेस इनिशिएट होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्रग देंगे जिसको बोलते हैं एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इस एंजाइम को कन्वर्ट जो हो रहा है, ये एंजाइम उसी को हम इनहिबिट कर दे रहे हैं, यानी ब्लॉक कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो एंजाइम है वो कन्वर्ट नहीं होगा, और फर्स्ट से सेकंड में नहीं होगा, और बीपी नहीं बढ़ेगी। या फिर बीटा ब्लॉकर देके, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो बीटा ब्लॉकर देके इसको हम ब्लॉक कर दें और रेनिन का प्रोडक्शन ना हो। या फिर हम क्या करें, एसीई एंटागोनिस्ट दे दें। एसीई एंटागोनिस्ट का मतलब है एंजियोटेंसिन जो है, ये हमारा रिसेप्टर है, उसी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। हम इसके अगेंस्ट दवा दे, कोई मेडिसिन ऐसी दे दें जो इस एंजियोटेंसिन के अगेंस्ट वर्क करे, यानी कि ये जैसे भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो इसका फंक्शन है उसके अगेंस्ट विपरीत करने वाली कोई फंक्शन करने वाली कोई हम ड्रग दे दें, तो इस तरीके से हम बीपी को रोक दें। यानी ऑल ओवर हमने इस वीडियो में देखा कि जो बीपी है वो कैसे बढ़ रही है, और जो ड्रग्स है वो कैसे उस पर काम कर रही है, यानी मैकेनिज्म हमने ओवरऑल, सुपरफिशियल मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है। हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो एसी इनहिबिटर होते हैं, क्या एसी इनहिबिटर होते हैं, इंडिकेशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा ब्रीफली हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे।